नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। अभी तक के दर्शकों को अभी तक प्रणाम। और अब रुक करेंगे आम बजट की। मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को संसद में अपना आम बजट पेश किया। इस आम बजट से आम आदमी को निराशा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। आम बजट पर पेश है अभी तक की एक खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में अपना बजट पेश कर दिया। आम जनता के लिए जो बजट कितना सही है, इस चर्चा को जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमन दीक्षित जी, प्राचार्य एमएस डिग्री कॉलेज। इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले बजट में कितना सही लगता है? बजट का एक मिश्रित बजट मुझे लग रहा है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो कि बहुत निराशाजनक हैं, और विशेषकर जहाँ पर टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए था और टैक्स की छूट की सीमा को नहीं बढ़ा करके बहुत बड़े मध्यम वर्ग की जो कमाई है वो टैक्स में चली जाएगी, जिससे कि उसके सामने कई परेशानियाँ पैदा होंगी। दूसरी जो दिक्कत या दूसरी जो कमी मुझे समझ में आ रही है इस टैक्स की, वो ये कि शिक्षा के क्षेत्र में और भी इन्हें सब्सिडी देना चाहिए था। अगर मजबूत राष्ट्र का हमें निर्माण करना है तो हमें पूरे देश के युवा को शिक्षित करना होगा और उसे मजबूत बनाना होगा, ताकि इस राष्ट्र के मुख्य धारा मिल करके और मजबूती से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। कुछ क्षेत्रों में ज़रूर अच्छा काम हुआ है। इन्होंने प्रस्ताव दिया हुआ है, जैसे ढांचागत सुविधाओं की बेहतरी के लिए काफ़ी धन इन्होंने आवंटित किया हुआ है। मेडिक्लेम की जो राशि है वो 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दी है। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय चुनाव चल रहा था जो वायदे किए गए थे वो ये था कि पूरे देश के जितने नागरिक हैं उन सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में इनको लाना था। इस कम से कम मौजूदा बजट में ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है जिससे कि ऐसे लोगों को कुछ सुविधा मिलती हुई नजर आ रही है। सर, शिक्षा की बात करें तो सर शिक्षा में हमारे साथ शिक्षा विधायक विशेष गुप्ता जी, सर शिक्षा में क्या बजट के लिए बताएंगे? नहीं, जैसा आदरणीय प्राचार्य जी ने कहा अभी, मैं भी उस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये देश हमारा विकासशील देश है और इस विकासशील देश में अभी भी कम से कम 60 करोड़ युवा हैं। इसमें से कम 10-15 करोड़ युवा अभी भी गांव में रहते हैं और समाज के आखिरी छोर पर कमज़ोर वर्गों के युवा भी हैं। तो अगर शिक्षा में टैक्स बढ़ेगा या फीस बढ़ेगी तो हमें उम्मीद ये की जा सकती है कि ऐसे तमाम युवा ऐसे शिक्षा से वंचित न रह जाएं, क्योंकि शिक्षा के दो स्वरूप हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो स्वीकृत पोषित है, अर्थात जिसके पास पैसा है केवल वो पढ़ेगा, और जो सरकारी शिक्षा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती चली जा रही। तो ये अगर इसमें बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पर हमारे गांव का युवा, समाज के कमज़ोर वर्ग का युवा धीरे धीरे वो अलग होता चला जाएगा, और केवल एक अभिजात वर्ग का जो युवा है या लोग हैं वो केवल आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके की जो बजट में प्रावधान किया गया है निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं निराश करता है। और जहाँ तक अब यह हम मानते हैं कि मोदी जी ने वायदा किया था कि सबका साथ सबका विकास, तो कुल मिला के अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बजट में कम से कम आम लोगों को या मध्यम वर्ग के लोगों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, क्योंकि जो टैक्स का स्लैब है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग जो बैंक से लोन लेकर अपना आवास बनाते हैं उसमें शायद ब्याज की दर में जो टोटल अमाउंट था उसमें कुछ वृद्धि होगी, उसमें भी नहीं हुआ। केवल मेडिक्लेम में हुआ है, लेकिन मेडिक्लेम भी कितने लोग आखिरकार ले पाते हैं, उसकी लिमिट 15,000 से 25,000 आपने की है। लेकिन समाज के आम कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, आम वर्ग के जो लोग हैं, वो तो अभी स्वास्थ्य सेवाएं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ उनके लिए प्रावधान किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से रेल का बजट आया है जो मिश्रित है उसमें कोई बहुत नयापन नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार से ये बजट भी मध्यम वर्ग को, खासतौर पर समाज के कमज़ोर वर्गों को निराश करता है। अब महिला सुरक्षा के लिए इसमें विशेष योगदान दिया गया है, निर्भया फंड को 100 करोड़ रुपये, इस बारे में आपका? तो जैसा कि अभी एजुकेशन और सब चीज़ों में पता चला, तो उसके हिसाब से अब जैसे निर्भया कांड के लिए जो पैसा ये 100 करोड़ आवंटित किया है, उससे लगता है कि शायद कुछ मतलब सुरक्षा और वो सारी चीज़ों में कुछ महिलाओं के लिए कुछ काम हो सकेगा। मतलब महिलाओं को पैसे ध्यान रखा। हाँ मैम, आप कांग्रेस को बिलोंग करती है, तो मैम आपको क्या लगता है बीजेपी ने बजट बिल्कुल आपके स्तर पर दिया है, आम जनता को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम जनता में जो लोअर मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनकी होती हैं, और ये जो लोअर मिडिल क्लास है वो सब ज़्यादा पीसेगा, क्योंकि उसके लिए कोई योजना नहीं है किसी तरह की भी। और जो घरेलू महिलाएं हैं उनको सब ज़्यादा निराश होना पड़ा है। इसके अंदर कोई सब्सिडी उनके लिए नहीं है किसी तरह की। हम लोग जो हैं वो आटे दाल का भाव हमें मालूम हो रहा है इस बजट में।
ये तो थी आम आदमी की बात। अगर पूंजीपतियों की बात करें तो पूंजीपतियों के लिए समाजशास्त्री हमारे साथ हैं। सर, पूंजीपतियों को 100 करोड़ से ऊपर के बिजनेस करने वालों पर टैक्स की छूट दी है 2 करोड़ की, 2% की। सर, उसमें क्या कहेंगे? पूंजीपतियों के लिए जो टैक्स के लिए छूट दी है 2 करोड़ की मोदी सरकार ने, वो कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन जो समाज का दूसरा तबका है उनके लिए टैक्स की गवर्नमेंट ने छूट नहीं दी है, वो थोड़ा सा निराशाजनक है। प्रचार जी LLB किए हुए हैं और काफ़ी मतलब मुकदमों से भी जानते हैं। सबसे पहले सर, इस बजट पे CA की फीस और वकालत की फीस काफ़ी महंगी कर दी गई है, तो इस विषय में भी आप निराशाजनक इसलिए क्योंकि जो वादकारी है उसे तो सस्ता न्याय मिलना चाहिए, और अगर बजट में इसे महंगा बना दिया गया है तो जो परेशानी बढ़ेगी वो आम आदमी की ही बढ़ेगी। जो पूंजीपति हैं वो तो अपने लिए बहुत अच्छे वकील वैसे भी पहले भी कर लेते थे, अब भी उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर इसलिए नहीं पड़ना है कि वो कहीं न कहीं से उस पूंजी को निकाल लेते हैं। आम आदमी का सर कुछ भी ध्यान इस बजट में नहीं रखा गया। कार की धुलाई से लेकर खरीदारी तक महंगी, क्या कहना चाहेंगे? असल में देखिए, जो बजट है कुल मिला के वो पूरा एक प्लान है, और उस प्लान में हमें देखना ही होता है कि समाज के एक बड़े वर्ग को क्या लाभ और नुकसान हो रहा है। तो जो बड़ा वर्ग है, अभिजात वर्ग हम जिसको कहते हैं, समाज का धनाढ्य वर्ग है, वो तो अपने संसाधन अपने आप जुटा लेता है, लेकिन आज भी मध्यम वर्ग लगभग 55-60 करोड़ के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर गाड़ियों पर आप टैक्स बढ़ा देंगे, बड़े आदमी तब भी खरीदेंगे, धुलाई महंगी कर देंगे आप तब भी वो खरीदेंगे, लेकिन आम आदमी के लिए साइकिल कितनी सस्ती की गई है, बेचारा स्कूटर से चलता है, स्कूटर कितना सस्ता किया गया है, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। या आम जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, उसको हमने कितना सस्ता किया है, उसको भी सस्ता किया है। तो आम लोगों के चलने से जो चीज़ें उसके आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित करता है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उससे लगता ये है कि मध्यम वर्ग कुछ निराश हो रहा है असल में, और आम लोग को अगर लाभ नहीं पहुंचता है तो बजट का प्रभाव कोई बहुत अच्छा सकारात्मक नहीं दिखाई देता। मैम, आप चित्रकला डिपार्टमेंट की भी टीचर हैं, कई रंग आप कला के माध्यम से बिखरती हैं। इस बार आम आदमी का सपना होता है उनका खुद का घर, लेकिन खुद का घर बहुत महंगा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी इस पे तो ये पूरी उसमें मध्यम वर्गीय जो बच्चे जो हमारे यहाँ जो सीखने के लिए आते हैं उनके लिए सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं, सब इतना महंगा है, बच्चों उसमें कोई ध्यान मतलब उसे इस मध्यम वर्गीय मुझे लगता है शायद मध्यम वर्गीय परिवारों को सोच के ये शायद बजट को बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं हुई, चाहे खान पान की चीज़ हुई, चाहे शिक्षा हुई, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ भी सामान हुआ, तो वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको कि उनको ध्यान में रख के उसको सस्ता करने का मतलब प्रयास किया गया हो। मैम, आप कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर भी हैं, आपकी शिक्षक भी हैं, क्या कहना चाहेंगे एज ए शिक्षक? मैं तो ये कहूँगी कि वादे तो बहुत बड़े किए थे कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। जब बजट सामने आया तो पता लगा, पोल खुली कि इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, सिर्फ वादे हैं। वादे कोई भी कर सकता है, वादों को निभाना जो है वो केजरीवाल से कोई सीखे। अगर इन्होंने बजट दिया था तो इन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था कि इन्होंने वादे क्या किए थे। कम से कम महंगाई कम कर देते, शिक्षा पर 2% खर्च करते हैं, शिक्षा पर ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, लेकिन इन्हें जब एक आम आदमी का ख्याल ही नहीं है तो इतनी बड़ी जनता जो हमारी गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाली है उसका होगा क्या? आधुनिकीकरण के युग में मोबाइल और लैपटॉप है, क्या कहना है? ये भी बजट पर निर्भर करता है। बजट महंगा होने के कारण ही मोबाइल और लैपटॉप भी महंगे हो गए हैं और शिक्षा की प्रगति भी महंगी हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ाई है आजकल वही बहुत ही महंगी होती जा रही है। कॉलेज और फीस बढ़ती जा रही है और यूजीसी जो शिक्षा हमें हमारे लिए सस्ती होनी चाहिए, वो भी आजकल हमारे लिए महंगाई परिणाम घोषित कर रही है। और वही वाली कहावत यहाँ पर घोषित होती है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। सीधा यही है कि ऊंचे वादे और फीका रिजल्ट। ऐसा ही जो रिजल्ट है ये आज हमें देखने को मिला है। बजट के अनुसार आम आदमी जो है बजट पर निर्भर करता है कि उसका बजट किस अनुसार जा रहा है। इसीलिए जो है आज बजट के क्षेत्र में यही कहना चाहूँगी
कि बजट को बजट ही समझा जाए और उसका उपयोग सदुपयोग नहीं किया जाए। धन्यवाद। पर मोदी सरकार का आम बजट भले ही आम आदमी के लिए ना हो, लेकिन पूंजीपतियों के लिए पूरी तरीके से बजट साबित हो रहा है। विपक्ष अब इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया करेगा, ये आने वाला वक्त। अपने सहयोगी बीपी उपाध्याय और कैमरामैन नानू के साथ सौरभ पुटिया, अभी तक न्यूज़ मुरादाबाद। बजट से आम आदमी को निराशा मिलने के बाद ही मोदी सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी कर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार के पहले आम बजट पेश होने के बाद ही जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका मिल गया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई कीमतें 28 तारीख की रात्रि से लागू की जाएंगी। गौरतलब है कि फरवरी के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली वृद्धि की गई थी। तब पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। किंतु जेटली जी के आम बजट से निराशा मिलने के बाद ही पेट्रोल व डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही आम आदमी की कमर टूटना लाजमी हो गया। रेल बजट में भी पीछे के दरवाजे से माल भाड़ा वृद्धि की गई थी, लिहाजा घर बनाने से लेकर साग सब्जियों के दामों में भी उछाल आना तय माना जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यही है अच्छे दिन। कुल मिलाकर विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने के लिए पेट्रोल व डीजल बम मिल चुका है। ऐसा ना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, तो अभी तो हमें स्वीकार करना ही होगा इन चीज़ों को। तो आपको कुछ लॉस नहीं लग रहा कि पैसे करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा, क्या किया जाए। सस्ता भी हुआ था, महंगा भी होगा। मुरादाबाद के एक शिक्षक से एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। ठगी का आरोपी महानगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का करीबी बताया जा रहा है। मुरादाबाद के एक शिक्षक से एमबीबीएस में एडमिशन करने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने अपने को मुरादाबाद के एक समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का करीबी बताया था। पैसे और एडमिशन न मिलने पर थाना कटघर में तहरीर दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री तो मंत्री, उनके गुर्गे भी लोगों को धोखा देने से बाज नहीं आ रहे और लोगों के साथ जमकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिहार का निवासी सुशील कुमार, जो कि पेशे से एक शिक्षक है और आगे अपना भविष्य बनाना चाहता है, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर बच्चों को ट्यूशन की क्लास भी देता है। शिक्षक सुशील कुमार का एक दोस्त है जिसका नाम इनकलाब है। उसी के जरिए मुरादाबाद के आशिफ पाशा से वो मिला था। आशिफ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर सुशील को मुरादाबाद के टीएमयू में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए के लिए कहा, लेकिन अभी तक न तो एडमिशन ही दिलाया और न ही उसके पैसे उसे वापस किए। जिसके बाद पीड़ित ट्यूटर ने मुरादाबाद के थाना कटघर में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित ने आरोपी आशिफ पाशा के खिलाफ तहरीर पुलिस को दे दी है। ये फ्रॉड का मामला है। इन्होंने मेरे को टीएमयू कॉलेज में एडमिशन के झांसे में 15 लाख रुपए ले लिए थे। कितने लिए और कैसे लिए? आशिफ पाशा ने लिए थे। ये रहते हैं कोहिनूर तिराहे पर लाल नगरी। यूसुफ अंसारी, हाजी रिजवान और जितने यहाँ पे 3 विधायक हैं, तीनों विधायक का हाथ है। तीनों विधायक के नाम से वो बताते हैं मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे ताऊ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरा। अब क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। साहब उनके पास पूरे पैसे हैं मेरे, ठीक है, उनको सब पता है, उन सब जानते हैं, क्योंकि कोहिनूर तिराहे पर एक एक घर में, एक एक दुकान में सबको पता है। सुशील कुमार अगर मैं जाके खड़ा रहूँगा तो जान जाएगा कि हाँ इसके पास 80% ने इससे पैसा लिया है। लगभग कितना पैसा लिया आपको? 14,90,000 रुपये, जिसका मैं इंटरेस्ट पे कुछ पैसा उठाया हूँ। जो पैसा इंटरेस्ट पे होकर मेरे पास बहुत पैसे बढ़ गए हैं। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे शहर की कुछ और सुर्खियां लेकर। मारुति पुस्तक भंडार भारत सरकार द्वारा एकमात्र ट्रेडमार्क प्राप्त मारुति कॉपी के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ सभी स्कूल और कॉलेजों की कॉपी एवं किताबें, एग्जाम स्टेशनरी, कंप्यूटर प्रिंटिंग पेपर, कंप्यूटर स्टेशनरी एवं ऑफिस स्टेशनरी, स्पोर्ट्स गुड्स के थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के साथ ही सभी माल सप्लाई किया जाता है। मारुति पुस्तक भंडार, चौक बुद्ध बाजार, स्टेशन रोड, मुरादाबाद। प्रोपराइटर पुष्पेंद्र अग्रवाल, विपुल अग्रवाल एडवोकेट, सेक्टर वार्डन, नागरिक सुरक्षा कोर, सिविल डिफेंस, मुरादाबाद एवं मंडल महामंत्री, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची साध्वी प्राची ने आजम खां पर टिप्पणी करते हुए कैबिनेट मंत्री को लव जिहाद का सरगना बताया है। मुरादाबाद पहुंची बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने आजम खान पर हमला बोला है और कहा है कि वो पागल हो गए हैं, उन्हें पागल खाने भेजने की जरूरत है। तो वहीं मंच पर बोलते हुए कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। तो वहीं कहा कि आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन चुका है और जहां इन लोगों की तादाद ज्यादा होती है वहीं झगड़े ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि ये लोग एकजुट होकर हमारा सामना करने को तैयार रहते हैं। साध्वी ने कहा कि मुस्लिम मदरसों में करोड़ों की व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन शिशु मंदिरों को कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती। साध्वी ने कहा कि जब अवैध कत्ल के लिए आवाज उठाई जाती है तो हम पर मुकदमे लगाने की बात की जाती है। राम जन्मभूमि पर कहा कि हर हाल में राम मंदिर बनेगा, कोई भी किसी हाल में मंदिर बनाने से रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री के इशारे पर ही लव जिहाद चल रहा है, इसे रोकना होगा और बेटी को बचाना होगा, बहू को लाना होगा। मैं जाटों के सम्मेलन में चली जाऊं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। मैं गुर्जरों के सम्मेलन में चली जाऊं, किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं ब्राह्मणों के सम्मेलन में चली जाऊं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं हिंदुओं के सम्मेलन में चली जाऊं तो एलआईयू बड़ी सक्रिय हो जाती है। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने हरियाणा व उत्तरांचल की शराब की धरपकड़ तेज कर दी है। बाहरी प्रदेशों की शराब के रोकथाम हेतु विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की है। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग सतर्क हो गया है। महानगर की सीमाओं पर विशेष टीमों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही शहर में जगह जगह छापेमारी की योजना भी बनाई गई है। कुल मिलाकर अवैध रूप से बनाई जाने वाली देसी शराब व हरियाणा व उत्तराखंड मार्का शराब तस्करों की धरपकड़ को विभाग ने अपनी कमर कस ली है। आबकारी इंस्पेक्टर एसपी सिंह ने अभी तक को विभाग की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा, शासन के आदेश पे एक विशेष अभियान चल रहा है आबकारी का होली से पहले। तो उस अभियान के तहत आप मुरादाबाद की आबकारी टीम क्या कर रही है? जी 21 तारीख से और 7 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा टीमें गठित की गई हैं जो संदिग्ध स्थानों, संदिग्ध व्यक्तियों और अवैध शराब के अड्डों छापेमारी कर रही है। निरंतर दबिशेमारी की जा रही है, अवैध शराब पकड़ी भी जा रही है, क्योंकि ये त्यौहार विशेषकर शराब पीने के हिसाब से आबकारी विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोग इसमें अपनी सक्रियता और भी बढ़ा देते हैं और अवैध व्यक्तियों और अवैध शराब के अड्डों को उन पर लगातार छापेमारी हम लोग करते थे। रिकवरी भी हो रही है। सर, इस अभियान में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी आबकारी विभाग की? कल 10 पेटियाँ हरियाणा शराब की पकड़ी है गाँव में, थाना मूड़ा पांडे के अंतर्गत, और आज सुबह भी दर्ज की, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिली। लगातार हम लोग जो है मुखबिरों को सतर्क कर दिया गया है और मेरा शराब पीने वालों से भी ये अनुरोध है कि अवैध शराब के अड्डों से कभी शराब न पिए। अगर पीना इतना ही आवश्यक है तो सरकारी ठेकों में शराब पिए, वहाँ उत्तम क्वालिटी की शराब वहाँ होती है, अगर पीना इतना ही जरूरी है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के तत्वाधान में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने अवगत कराया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पिछले 35 वर्षों से अधिवक्तागण आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दूरी 500 से 800 किलोमीटर के बीच है। महंगे खर्च के कारण उत्तर प्रदेश की जनता न्याय पाने से वंचित रहती है, जबकि सत्य यह है कि जिस प्रकार जीने के लिए हवा व पानी, भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार न्याय मिलना भी अति आवश्यक है। यदि मनुष्य को न्याय से वंचित कर दिया जाए तब उसका विश्वास देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से कमज़ोर होता जाएगा और ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना किया जाना जनता को सस्ता न्याय दिलाने हेतु उचित होगी। ज्ञापन देने वालों में आदित्य कुमार श्रीवास्तव, अमीरुल हसन जाफरी, परमाल सिंह, अनिल गुप्ता, श्रीकांत उपाध्याय, संजय कुमार सक्सेना, अंजार हुसैन सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश खंडपीठ की स्थापना के लिए संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत आज शनिवार को धरना व ज्ञापन का प्रोग्राम दिया गया था, जिसके पालन में हम आज जुलूस निकाल के कचहरी में धरने पर बैठे। भू माफियाओं से किसानों की भूमि कब्जा मुक्त कराने के लिए लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा है कि मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर किसान मजदूर बचाओ आंदोलन अनिश्चितकालीन है। जिला प्रशासन व राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है, इसलिए लोकतंत्र बचाओ मोर्चा किसानों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर हुआ है। यह आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक किसानों की जमीन पर सरकारी और गैर सरकारी भूमाफियाओं की नजर रहेगी। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि रामगंगा के पार ग्राम सभा की जमीनें हैं। ये जमीनें अंग्रेजों ने खेती के लिए काश्तकारों को दी थी, जिसका लगान नगर निगम सैकड़ों साल से ले रहा था। किसान इस पर सब्जियां, ककड़ी, अमरूद की बगिया, गेहूं, धान आदि उगाते रहे। आज किसान के पल्ले पर हरी सब्जियां शहर को कम रेटों पर बेची जाती हैं, जिससे आम आदमी भी अपनी हंडिया को पकाने में सफल रहता है। पल्लों की तादाद 20,000 से ऊपर है। साथ ही यहाँ पर दुधारू पशुओं का चारा भी उगाया जाता है। इस चारे के कारण 50% लोग शुद्ध दूध का व्यवसाय करते हैं। यदि यहाँ का किसान उजड़ा शहर के लोग कुछ शुद्ध दूध व ताज़ा सब्जियों से मरहूम हो जाएंगे तो इन किसानों का क्या होगा। ज्ञापन देने वालों में जलालुद्दीन, ओमकार सिंह एडवोकेट, मोहम्मद आतिफ, शाहिद, जाहिद, मोहम्मद इस्लाम, अब्दुल जब्बार और संस्था के संस्थापक हाजी मोहम्मद इकबाल आदि लोग मौजूद रहे। आज लोकतंत्र बचाओ मोर्चा दो लोगों के साथ 24 घंटे नोटिस की बुनियाद पर बैठा है। बाहर का जंगल जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अलर्ट बैन हुआ था, आज नगर निगम महापौर और उनकी टीम ने उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए। उसके विरोध में ये कंटिन्यूड प्रोग्राम लंबी तादाद से चलेगा और ये लड़ाई आर पार की होगी। किसान बचेगा तो देश बचेगा और किसान बचेगा नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। गांधीनगर स्थित फन एंड लर्न प्ले स्कूल में बच्चों द्वारा फ्लावर डे मनाया गया। प्ले स्कूल में फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे फूलों वाले पौधे लेकर आए। साथ ही सभी बच्चे फ्लावर थीम के कपड़े पहनकर आए थे। स्कूल के प्रांगण को फूलों से सजाया गया था। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक मनोज रस्तोगी तथा अनूप अग्रवाल उपस्थित रहे। चीफ गेस्ट के रूप में विभा अरोड़ा, राजू टंडन, जयंता टंडन, प्रियंका गुप्ता, सुदेश आर्या उपस्थित रहीं। प्रधानाचार्य सीमा तलवार ने सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार के फूलों के बारे में बताया और सभी को उपहार देकर शुभाशीष दिया। अध्यापिकाओं में ऋचा अग्रवाल, यशी मेहरोत्रा तथा पूजा अग्रवाल ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। आज की प्रोग्राम का हमारा ये पर्पज़ था कि जो पेरेंट्स से जनरली कहा भी है कि बच्चे सब एक फूलों की तरह होते हैं, तो हमारा कहना यह है कि बच्चे फूलों की तरह तो होते हैं, लेकिन फूल भगवान बना के भेजते हैं, उन्हें रंग रूप भगवान देता है। लेकिन बच्चों को जो है जो रंग रूप और उनको निखरता है वो बच्चों के पेरेंट्स और स्कूल द्वारा होती है। तो इसलिए उनको फूलों का रूप हम लोग मिलकर देते हैं। भगवान ने कुदरती रूप दिया है उन्हें और हम उन्हें जो है अपने हाथों द्वारा उन्हें संवारते हैं। जैसे हम उन्हें संस्कार देंगे आगे बच्चा वैसे ही बढ़ेगा। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियां लेकर। मारुति पुस्तक भंडार भारत सरकार द्वारा एकमात्र ट्रेडमार्क प्राप्त मारुति कॉपी के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ सभी स्कूल और कॉलेजों की कॉपी एवं किताबें, एग्जाम स्टेशनरी, कंप्यूटर प्रिंटिंग पेपर, कंप्यूटर स्टेशनरी एवं ऑफिस स्टेशनरी, स्पोर्ट्स गुड्स के थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के साथ ही सभी माल सप्लाई किया जाता है। मारुति पुस्तक भंडार, चौक बुद्ध बाजार, स्टेशन रोड, मुरादाबाद। प्रोपराइटर पुष्पेंद्र अग्रवाल, विपुल अग्रवाल एडवोकेट, सेक्टर वार्डन, नागरिक सुरक्षा कोर, सिविल डिफेंस मुरादाबाद एवं मंडल महामंत्री, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। कांठ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने आवाम पसंद नेता हाजी नासिर कुरैशी को मैदान में उतारा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा ने रणनीति बनाते हुए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। प्रत्याशियों की घोषणा करने में तो पार्टी ने अन्य पार्टियों से बाजी मार ली है। बहुजन समाज पार्टी किसी भी सूरत में आगामी विधानसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी गई है। कांठ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के वफादार और हरदिल अजीज हाजी नासिर कुरैशी को टिकट दिया गया है। क्षेत्र से टिकट प्राप्त करने वाले नेताओं की लंबी लंबी लिस्ट थी, किंतु पार्टी के वफादार और जनता में भारी लोकप्रियता के चलते हाजी नासिर कुरैशी ने आखिरकार बाजी मार ली। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शनिवार को पार्टी के कार्यक्रम में प्रत्याशी बनाए जाने की मंच से घोषणा की। वहीं क्षेत्र में हाजी नासिर कुरैशी को प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का माहौल है। अभी तक से हुई बातचीत के दौरान हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि वो जनता के हर सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। 2012 में मैं विधानसभा का चुनाव देहात विधानसभा 27 से लड़ा, तब भी मेरा एक ही लक्ष्य था और एक ही नियत थी कि खिदमत खल्क करनी है और लोगों की सेवा करनी, ना कि पैसा कमाना है, वो तो मुझे ऊपर वाले ने दे ही रखा है। और आज आगामी 2017 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आज आशीर्वाद दे करके माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने आज घोषणा की है और आज भी मेरा वही लक्ष्य है कि खिदमत खत्म करूँगा और लोगों की सेवा करूँगा और विधानसभा में जितनी भी विधानसभा में जनता रहती है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सभी की मैं कंधे से कंधा मिला करके गमी और खुशी में साथ दूँ। बहुत समय मिल रहा है आपको तैयारी करने का, अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, महानगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो वो मुझे बताएं, जो कि मैं हर वक्त उनका काम आ सकूं और मैं उनके संपर्क में रहूं, वो मेरे संपर्क में रहें। मैं यही उनसे अपील करना चाहूँगा। प्रसिद्ध समाज सेवी कृष्ण कुमार सर्राफ ने नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रशंसा करने के साथ साथ महानगर वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी कृष्ण कुमार सर्राफ ने निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए व्यापारियों से भी अभियान में सहयोग देने की अपील की है। साथ ही आने वाले पर्व होली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ नगरवासियों से यह अपील भी की है कि वो होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं व केमिकल रंगों के इस्तेमाल से परहेज करें। देखिए, जब से हमारा अभी तक चैनल बंद हुआ, हमारे मुरादाबाद वालों को एक कमी खल रही थी। आज ये चालू हुआ तो हम ये समझ रहे हैं फिर वापस आ गए और इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने इस चैनल को दोबारा चालू करा। इस चैनल के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ पता चलता था और इस चैनल पे लोग बहुत विश्वास भी करते थे। मेरा निवेदन इस वक्त अपने प्रशासनिक अधिकारियों से है, उन्होंने मुरादाबाद में जो ये कदम उठाया जाम खुलवाने के लिए, ये साहसिक कदम है, अच्छा कदम है। इसमें व्यापारी संस्थाओं को, व्यापारियों को चाहिए वो भरपूर सहयोग करें और नगर निगम वालों को चाहिए जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिनमें खरंजों में 8-8, 10-10 इंची का अंतर है, उसको ठीक कराएं। जब खरंजे में और सड़क पे 8-10 इंची का अंतर होता है तो वहाँ कोई भी रिक्शा लौट जाती है, मोटरसाइकिल फिसल जाती है, कुल मिला के वो सड़क कम हो जाती है और वो सड़क किसी उपयोग में नहीं आती। तो मेरा निवेदन यही है कि वहाँ उस सड़क को ठीक कराया जाए, तभी हमारी ये जाम की प्रॉब्लम हल होगी। लाजपत नगर विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्रबंधक का पुतला दहन किया। लाजपत नगर विकास समिति ने महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकान स्वामियों की परेशानी के संदर्भ में शनिवार को कॉलेज के बाहर कॉलेज प्रबंधक काव्य रस्तोगी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था
कि एमएच कॉलेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान संख्या 1 से 14 तक दुकानें बनी हुई हैं। वर्तमान में ये दुकानें सड़क से 3.5 फुट नीचे हो गई हैं तथा बरसात में दुकानों के अंदर पानी भर जाता है और अब दुकानों के आगे नाले के पटले भी खोल दिए गए हैं, इसलिए दुकानों में पानी भरना भी तय है। लिहाजा दुकानदारों की मांग है कि दुकानों के लिंटर 8 फुट ऊपर उठाए जाएं। वहीं प्रबंधक काव्य रस्तोगी ने अभी तक से हुई बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में अतुल बंसल, जीएच पाशा, विनीत मल्होत्रा, अनुराग अग्रवाल, नरेश रावत, अंजना वैश्य, उषा अग्रवाल, मुकुल बंसल, अरुण सैनी आदि लोग शामिल थे। अभी हमारी समस्या ये है कि दुकानें 8-8 फुट ऊंची होना मांग रही हैं, क्योंकि बरसात जब होगी हमारे नाले सब खोद दिए गए हैं और जो है बरसात होने के बाद ये पानी दुकानों में जाना तय है 5-5 फुट। हमारे प्रबंधक साहब की आगे पूरी मजबूरी है, ये दुकानें ऊंची नहीं उठा रहे और ये कह रहे हैं कि तुम अपने खर्चे पर उठाओ। हम अपने खर्चे पर नहीं उठाएंगे, अगर हम अपने खर्चे पर उठाएंगे तो इनके पैसे किराए में काटेंगे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।